हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 16th फेब। चलिए आज देखते हैं क्या था। एक तो आज एडिटोरियल पेज पे था, यू कैन सी फार्म लॉज एंड टैक्सेशन। तो आप एज यू ऑल नो कि एक तो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता है। तब भी इसमें दिया गया है कि जैसे एग्रीकल्चर वाज द फार्मर्स वर नेट टैक्स्ड। इसका बेसिकली इन्होंने मतलब ये कहा है कि एग्रीकल्चर पे टैक्सेशन लगने के बावजूद फार्मर्स की इनकम जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उनकी ज़्यादा होनी चाहिए थी बल्कि कम है। इस संदर्भ में इन्होंने यूज़ किए नेट टेक्स्ट कि इनकम्स ऑफ द काम फार्मर्स वर केप्ट आर्टिफिशियली लोअर देन व्हाट दे शुड हैव बीन। कि मतलब अगर आज इनकम उनकी 100 होनी चाहिए थी अगर प्रॉपर पॉलिसीज होती, और आज उनकी अगर 80 है, तो आपने 20 रुपये टैक्स किए उनको। ये एक सुपरफिशियल इसमें यूज़ किया गया है, तो इसलिए इसको मत समझिएगा कि ये एक तो टैक्सेशन में आता है, एग्रीकल्चर टैक्सेशन में नहीं आता है। उसमें इन्होंने कहा है कि जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी जो गवर्नमेंट की, कि उन्होंने हायर इंटरनेशनल प्राइसेस से इनको वंचित रखा, ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस जो थे, जो डोमेस्टिक भी उनमें मिले हैं वो कम मिले हैं। इस वजह से फार्मर्स की इनकम राइज नहीं हुई है, इसलिए हम ये 3 लॉज लेके आ रहे हैं। वो सरासर गलत है, वो भी हम आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली आप इसका नोट्स बना लीजिएगा जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो एक डेटा है प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट, ये देता है ओईसीडी। ये याद रखिएगा, ओईसीडी देता है। हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन वो देख रखी हैं, क्या नाम है, ओईसीडी क्या है, उनकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो पहले लेक्चर्स में हमने डाल रखा है। उसके बाद ओईसीडी के ऊपर कोई स्पेसिफिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट है वो -6% है 2014-15 और 16-17 के बीच में। अब ये प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट क्या होता है? वो ये बताता है कि प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट वो चीज़ है कि एक्चुअल कितना पैसा कंज्यूमर्स की तरफ से या टैक्स पेयर्स की मनी की तरफ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के पास गया है। मतलब किसानों के पास कितना पैसा जो उनके प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उनसे, और गवर्नमेंट की तरफ से कितना पैसा एक्चुअल में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के पास गया है। और वो मेजर कहाँ होता है? फार्म गेट लेवल पे। अब पीएससी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक तो होता है मार्केट प्राइस सपोर्ट। मार्केट प्राइस सपोर्ट का मतलब ये होता है कि एक जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास कितना पैसा जा रहा है अगर वो बेच रहे हैं लोकल, और उसको माइनस किया जाता है कि अगर वो ही, अगर सपोज करिए उन्होंने 10 किलो गेहूँ उगाया, अगर वो 10 किलो गेहूँ इंडिया में बेच रहे हैं और अगर वो ही 10 किलो गेहूँ अगर वो फॉरेन में बेचते, उनके बीच का डिफरेंस जो है उसको कहते हैं मार्केट प्राइस सपोर्ट। और दूसरा इसका कंपोनेंट है बजटरी ट्रांसफ़र। बजटरी ट्रांसफ़र मतलब कितना बजट में से एक्सपेंडिचर किया गया है एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के ऊपर या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज़ के ऊपर। तो इन दोनों को जोड़ के देखा जाता है प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट क्या है। तो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट में क्या आता है? एमपीएस, मार्केट प्राइस सपोर्ट। मार्केट प्राइस सपोर्ट का मतलब ये है कि आपके डोमेस्टिक मार्केट में उस किसान को कितना प्राइस मिल रहा है अगर वो इंटरनेशनली नहीं बेच रहा है, उन दोनों का डिफरेंस। तो हमेशा क्या होता है कि प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट में जो एमपीएस होता है, मार्केट प्राइस सपोर्ट जो होता है, वो नेगेटिव रहता है, और जो हमारा बीओटी होता है, बजटरी ट्रांसफ़र जो होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वजह से, मगर जो मार्केट प्राइस सपोर्ट है हमारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। इस वजह से ये जो हमारा प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट है, ये नेगेटिव में रिजल्ट आता है इसका। ये तर्क दे रही है गवर्नमेंट, जो ये 3 लॉज लेके आ रहे हैं कि इस वजह से हमें ये लेके आना है। अब इनका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि एमपीएस हमने देख लिया कि ये जो एनुअल प्रोडक्शन अगर हम सपोज कर रहे हैं तो उसके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्राइसेस में क्या डिफरेंस होता है, उसको एमपीएस कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि कई बार क्या होता है कि कई प्रोडक्ट्स की हम लार्ज क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो हम अपनी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी की वजह से हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे हम राइस और वीट ले सकते हैं, तो इस वजह से उसमें उस वजह से भी एमपीएस नेगेटिव आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई इंटरनेशनली प्राइस जो हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इंटरनेशनल के जो एग्रीकल्चर प्राइस हैं वो हमेशा इम्परफेक्ट रहते हैं, नैरो रहते हैं, और जो ज़्यादातर मोनोपोलिस्टिक कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ मोनोपोली फॉलो करती हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम ये सोचें कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर प्राइसेस हमेशा हाई थे और डोमेस्टिक प्राइसेस लो थे, और इस वजह से हमें फार्म लॉज लाने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें अच्छा रही, अब मैं एक बार वैसे मैं क्लियर कर दूं आपको बताते बताते कि प्रीलिम्स वालों के लिए तो जो ज़रूरी है वो ये देखना है कि प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट क्या है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स क्या हैं जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वजह के ऊपर क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो पेपर में नहीं आएगा, बट जस्ट वांट टू नो कि एमपीएस क्या है, पीएससी क्या है, बीओटी क्या है। इसके आगे मैंने फर्दर नोट्स बना रखे हैं, वो भी अभी आपको समझा देता हूँ। और हमेशा ये याद रखिए कि इंटरनेशनल प्राइस जो हैं, क्योंकि हम इसलिए कह सकते हैं वॉलेटाइल हैं, क्योंकि हमारा पीएससी जो है इंडियन एग्रीकल्चर में पहले +1.9% था 2000 में,
अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि हमेशा नेगेटिव रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, 2000 में पॉजिटिव हुआ करता था, ये बाद में नेगेटिव हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया की बात देखें तो आप देख रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमेशा हाई रही है, बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली, और जो हमें एमएसपी है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जो डोमेस्टिक प्राइस है हमने देखा इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी कमी आ रही है। बेसिकली ये नेगेटिव इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल है। और इंटरनेशनल प्राइसेस को अगर हम देखा जाए, ये उस बेसिकली इसमें बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इस प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट को लेके जो ये बता रही है कि हम इसलिए लॉस लेके आए, तो वो सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वजह सिर्फ यही है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस वॉलेटाइल है। अगर क्योंकि देखा जाए तो एमएसपी जो है मिल्क में नहीं दिया जाता, और बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज के साथ डील करती है जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं। बट अगर उसमें देखा जाए तो एमपीएस मिल्क के अंदर भी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। तो अगर जो ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनीज को इसलिए अलाउ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, या इसलिए एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम एग्रीकल्चर को खुला छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी मिल्क की तरह परफॉर्म करे जैसे मिल्क बढ़ते जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो एमपीएस हमारा जो मिल्क में है वो भी नेगेटिव में है, मार्केट सपोर्ट जो है। और अगर बीओटी की बात करी जाए तो कहते हैं कि वेस्ट वाले जो बीओटी देते हैं, बजटरी ट्रांसफ़र जो हमारी एग्रीकल्चर की तरफ है, वो बहुत कम है, क्योंकि फॉरेन वाले बीओटी में ट्रांसफर्स बजटरी एलोकेशन एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ में ज़्यादा कर रहे हैं बजाय इंडिया की। तो इस वजह से अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी जो एमपीएस को लेके आप ये सोच रहे हैं कि 3 लॉज लेके आए हैं, तो देखिए बजटरी ट्रांसफ़र भी उनका ज़्यादा है, तो आप बजटरी ट्रांसफ़र की उम्मीद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत आए या मार्केट को ओपन करने की ज़रूरत आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, या ताकि ये बिचौलिए निकलें या सब कुछ निकलें। तो हमारे लिए प्रीलिम्स वालों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट पढ़ना है। प्रोड्यूसर सपोर्ट के जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े कि बजटरी ट्रांसफ़र और एक मार्केट प्राइस सपोर्ट, ये पढ़ना है। ये हमेशा नेगेटिव रहा है, नहीं हमेशा नेगेटिव नहीं रहा है, ये पहले पॉजिटिव भी हुआ करता था। और हमने एमपीएस देख लिया है, मार्केट प्राइस सपोर्ट, कि अगर कितना फ़र्क आता है कि अगर वो इंटरनेशनली बेचे और वो लोकल बेचे, उसका डिफरेंस जो होता है वो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट प्राइस सपोर्ट। और बीओटी मतलब बजटरी ट्रांसफर्स। उसके बाद इसमें नोट्स देखिएगा ज़रा कि ओईसीडी ने बेसिकली 5 सेट्स बनाए हुए हैं एग्रीकल्चर सपोर्ट को बात करने के लिए, और इंडिया ज़्यादातर हमेशा ही पांचों ट्रेल्स में ही चढ़ता है। एक तो है प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट, जो हमने देख लिया कि प्रोड्यूसर के बाद कितना पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो कंज्यूमर से चाहे वो टैक्स पेयर से। एक है कंज्यूमर सपोर्ट एस्टीमेट, ये हो गया कि कंज्यूमर का कितना पैसा पहुंच रहा है। जैसे प्रोड्यूसर में तो हमने देखा कि किसान के पास कितना पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो जो मार्केट में बेच रहा है उससे, और जो गवर्नमेंट उसको बजट एलोकेट कर रही है उससे। कंज्यूमर में आ गया कि उसको कंज्यूमर से कितना पैसा पहुंच रहा है। एक है जनरल सर्विस सपोर्ट। जनरल सर्विस सपोर्ट होता है कि उससे जो ये गवर्नमेंट अगर मेजरमेंट मेजर्स लेती है कि डेवलपमेंट करती है पब्लिक सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सपोर्ट पड़ रहा है। एक है टोटल सपोर्ट एस्टीमेट। टोटल सपोर्ट एस्टीमेट्स होता है कि जितनी भी सपोर्ट ग्रांट की जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को, उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। और एक है प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन। उसमें एवरेज प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन है वो जो हमने पढ़ा था कि अगर वो अगर इंटरनेशनली भी बेच रहा है तो उसको कितना पैसा मिल रहा है, और अगर वो लोकल बेच रहा है तो उसको कितना पैसा मिल रहा है, उसका डिफरेंस। कि अगर वो आज सपोज करिए 10 किलो अनाज उगा रहा है, तो अगर वो इंडिया में बेचता तो उसको कितना पैसा मिल रहा है, अगर वो यही चीज़ चाइना बेचता तो उसको कितना फ़र्क मिलता। दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन। उसके बाद आप देख सकते हैं एक ये एडिटोरियल 2 है, सेकंड पेज पता है, इंडिया इन्वेस्टमेंट्स एंड बीआईटीज़। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि 1997 में इंडिया श्रीलंका के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई थी, और उसमें क्या किया था, एक दूसरे के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो उनको सेव किया गया था। क्या था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी है, और अगर सपोज करिए इंडिया का इंडिविजुअल इन्वेस्टर श्रीलंका में किसी चीज़ को फेस करता है, या वो कहता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो वो डायरेक्टली स्यू कर सकता था उसको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में। तो उसको कहा गया था इस क्लॉज को इंटरनेशनल स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। मगर क्या हुआ था, फिर आप कहेंगे कि जो इन्होंने ईसीटी का करा है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का, श्रीलंका वालों ने यूनिलैटरली डिसॉल्व कर दिया इसको। तो उसको क्या गया है कि इंडिया ने क्या किया था, 22 मार्च 2017 को टर्मिनेट कर दिया था यूनिलैटरली। क्यों? उसके अगेंस्ट है इस जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर को तंग करा गया आपस की दोनों कंट्रीज़ में, तो वो स्यू कर सकता है। तो इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस चल रहे थे, तो इसलिए उसने क्या करा कि
यूनिलेटरली इसको टर्मिनेट कर दिया था 2017 में। 2017 में यूनिलेटरली टर्मिनेट करने की वजह से उसमें ये था कि फिर अब 2017 से पहले के जो क्या नाम है इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई थी उनको तो 15 साल का वो मिल गया प्रोटेक्शन, बट उसके बाद के क्लेम्स को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से जो ईसीटी का पोर्ट है जो 2019 में साइन हुआ था, इस वजह से हम इसमें आईएसडीएस के अंदर क्लेम नहीं मिलेगा इसको। अगर ये सिर्फ मेंस वालों के लिए था, ये इंटरव्यू वालों के लिए, इसमें प्रीलिम्स वालों के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एक पेज 10 पे था एक जाइंट लेदरबैक टर्टल का, इसका देख लेते। एक तो 7 स्पीशीज़ हैं सी टर्टल की, ये प्रीलिम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस वालों के लिए नहीं। तो 7 स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड में टर्टल्स की। अभी हम इंडिया में कौन कौन सी वो सारी देख लेंगे। 7 स्पीशीज़ हैं प्लानट पे हमारे, उसमें से सबसे ज़्यादा जो बड़ी है वो है लेदरबैक टर्टल। ठीक है, लेदरबैक टर्टल सबसे बड़ी है, और वो कहाँ कहाँ मिलती है, सारे ओशंस में मिलती है एक्सेप्ट आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशन में नहीं मिलती। इसका मतलब ये समझते हैं ये ठंडे इलाकों में नहीं मिलती। तो याद रखिएगा लेदर बैक टर्टल्स जो हैं सबसे बड़ी टर्टल्स हैं 7 टर्टल्स की, ये लिख लीजिए। 7 टर्टल्स टोटल सी टर्टल्स हैं, ये लिख लीजिए। उसमें से लेदर बैक टर्टल सबसे बड़ी है, हर ओशन में मिलेगी बट आर्कटिक और एंटार्क्टिक में नहीं मिलेगी। और अगर इंडियन ओशन की बात करी जाए तो वो सिर्फ इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान निकोबार में मिलती है। और ये देख लेना कि वो इसको शेड्यूल 1 में ही प्रोटेक्ट किया गया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इसका मतलब इसको लीगल प्रोटेक्शन हाईएस्ट दी गई है। और आपको पता है अंडमान आइलैंड में कहाँ कहाँ मिलेगी। एक तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में जहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। अभी हमने पीछे नॉर्थ अंडमान आइलैंड का, लिटिल अंडमान आइलैंड का पूरा लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने अंडमान निकोबार का सारा बनाया भी था। तो वहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट प्लान्स चल रहे हैं, उसको लेके है ये। तो उसके अलावा था कि इंडिया ने वैसे क्या कर रखा है, तो उन्होंने कहा था कि नेशनल मेराइन टर्टल एक्शन प्लान बनाया है इन्होंने February 1 को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। उन्होंने कहा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट सी टर्टल्स के नेस्टिंग हैबिटेट्स हैं उनको इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मराइन बायोडाइवर्सिटी एरिया डिक्लेयर किया गया है। तो अगर आपका इस क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मराइन बायोडाइवर्सिटी एरिया, तो उसमें याद रखिएगा टर्टल्स के, इंपॉर्टेंट सी टर्टल्स के नेस्टिंग साइट्स को भी इंक्लूड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहाँ पुट किया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में। अभी हम वो सब डिस्कस करेंगे, इसके नोट्स बनाए हुए मैंने, अभी आप देख लीजिए। एक तो लिटिल अंडमान देख लीजिए, गैलेथिया देख लीजिए, ग्रेट निकोबार में है गैलेथिया ये। और इम्पॉर्टेंट मैराइन टर्टल हैबिटेट्स इन इंडिया, ये भी डिक्लेयर किया गया है। इनके बाद उसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स, जेट्स, रिजॉर्ट्स, इंडस्ट्रीज़, इनको जो मेजर थ्रेट्स हैं उनको मना कर जाता है वहाँ पे ऑपरेट करने से। अब क्या क्या मना किया जाता है, क्या क्या अलाउड होता है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। आपने जो इसमें से लिखना है वो लिख लीजिए बस, कि एक तो ये लिखना है गैलेथिया बे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, एक तो ये लिख लीजिए गैलेथिया बे। और इसमें देखिए एक लिखा हुआ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उनकी 60th मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर। तो आप ये कहीं ये ना समझिएगा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं। हो सकता है एक मीटिंग करी हो जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के उन्होंने उस टाइम चेयरमैनशिप करी हो, वैसे आपको मैं बता देता हूँ। इसमें से आपने नोट कर लिया होगा जो जो मैंने आपको बताया, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनी थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका रोल जो है एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है, और पॉलिसीज़ बनाती है वाइल्ड लाइफ पे, फॉरेस्ट्री पे। NBWL जो है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो मीटिंग में उसने चेयरमैनशिप करी, बात अलग है, मगर इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद इन इंडिया जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर करें उनके हैबिटेट्स को, तो ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को वहाँ पे क्लोज कोस्ट लाइन के होते हैं उनको कंट्रोल करती है, और सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती है। जैसे आपको याद होगा मैंने पिछली बार जब आपको मैं एनालाइज करा रहा था पेपर, उसमें बताया था कि क्वेश्चन याद रहता है कि ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो रोकी गई है या सारी रिस्ट्रिक्ट करी गई हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन में। लार्ज कंस्ट्रक्शन, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, हजार्डस मटेरियल, इतना कब कुछ करने की याद नहीं है, बस ये याद रखिएगा कुछ चीज़ों को रेगुलेट किया गया है, कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कुछ चीज़ें अलाउड है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है अगर देखें तो ये फर्स्ट इशू हुआ था 1991 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, याद रखिएगा। और ये अंडर किस एक्ट में हुआ था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये पहले भी कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में क्वेश्चन आए हैं, तो याद रखिएगा इसको जब डिक्लेयर किया था तो अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किया था। और अगर थोड़ा टर्टल्स का देखें तो इन जैसे भी हमने देखा कि वर्ल्ड में कितनी मिलती है, इंडिया में 5 मिलती हैं, ऑलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल, लेदरबैक। ठीक है, तो उसमें से जो वल्नरेबल है IUCN लिस्ट में वो कौन सी, ऑलिव रिडले, लेदरबैक
और लॉगर हेड, लॉल करके याद कर सकते हैं इसको आप, लॉल, जैसे आजकल आपको पता है मैसेजेस में हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो लॉल करके याद कर सकते हैं। और हॉर्सबैक टर्टल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ग्रीन टर्टल जो है वो एंडेंजर्ड है। और सब की सब टर्टल्स, जितनी भी हमारी सी टर्टल्स हैं, उनको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कवर किया गया अंडर शेड्यूल 1। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा टर्टल्स का। तो इसको यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का समझ के चेयरमैनशिप एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने की थी, तो ये मत सोचना चेयरमैन होता है, चेयरमैन इसका प्राइम मिनिस्टर ही होता है। इसमें हमने ये देखना है और ये देखना है कि नेशनल मेराइन टर्टल एक्शन प्लान में जो रिलीज़ किया गया उन पे इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मराइन बायोडाइवर्सिटी एरिया डिक्लेयर जो किया गया है, तो वो याद रखना, उसमें टर्टल्स भी इंक्लूड हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन का हमने देख लिया किस एक्ट के अंडर होता है, ठीक है, और इससे अच्छा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।